श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का आशय इस प्रकार है। ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस सदी में 21वीं सदी में भी प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। पोषक माने होता है समर्थन करने वाले। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जातिवाद के समर्थक हैं, जो इसके पोषक हैं, वो ये उनका ये मानना है कि श्रम विभाजन के लिए जातिवाद का होना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद के आधार पर ही श्रम का विभाजन किया जाना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका ऐसा मानना है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप लिए हुए है। लेखक कहते हैं जो समर्थन में है जाति प्रथा के, लेखक कहते हैं उनके लिए उनकी समर्थन के प्रति पहली आपत्ति यही है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन इसमें हो जा रहा है। श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। वो कहते हैं, लेखक का ये मानना है, ठीक है श्रम का विभाजन करना चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में श्रमिकों का विभाजन नहीं करना चाहिए। जातिवाद के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करना चाहिए। जो जिस श्रम को करने के लायक है, जिसमें जो श्रम करने की योग्यता है, उससे वही श्रम कराना चाहिए। लेखक का ऐसा मानना है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेखक का यह मानना है कि जो श्रमिकों का जो विभाजन होता है वो जातिवाद के आधार पर होता है, जो आपस में ऊंच नीच की भावना भी पैदा करती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। लेखक कहते हैं जो स्थिति भारत में है वो विश्व के किसी भी समाज में इस तरीके से स्थिति नहीं है कि जातिवाद के हिसाब से श्रम का विभाजन किया जाए, परंतु ये भारत में है। ये बहुत दुखद बात है। लेखक कहते हैं जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसको स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि वो उस काम को करे, लेकिन जाति के आधार पर उसको वो काम ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाता है। उस व्यक्ति के अंदर उस काम के प्रति रुचि ना होते हुए भी ज़बरदस्ती उसको अपनी जाति के अनुसार उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। लेखक का यह मानना है अगर किसी व्यक्ति के अंदर का कोई भी काम करने की योग्यता या क्षमता है तो उसे हमें विकसित करना चाहिए, ताकि वो अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार वो काम का चयन कर पाए। वो अपने पेशे के हिसाब, जाति के हिसाब से उसको ज़बरदस्ती ना करवाया जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत ये है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा
निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि जो बच्चा जिस जाति का है या जिस जाति की माँ के गर्भ में पैदा हो रहा है, तो लोग इसको पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि इस जाति का बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जब पैदा होगा तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसकी जाति के लिए काम निर्धारित किया गया है। मान लो कोई चर्मकार है, चमड़े का काम करने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी जाति चमड़े का काम करती है, तो जो उसके आने वाली पीढ़ी को ज़बरदस्ती चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेखक कहते हैं, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। लेखक का ऐसा मानना है कि आदमी की रुचि हो या ना हो, लेकिन उसको एक ही पेशे में बंधकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। लेखक का ये कहना है कि मान लो कोई बढ़ई का काम कर रहा है और बढ़ई के काम में अभी रोजगार नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी जाति का ही काम करेगा। ये जो सभ्य समाज है उसे दूसरा काम परिवर्तित करने का अवसर नहीं देता है, और इसका कारण ये होता है कि अगर काम नहीं है, बढ़ई का काम पर्याप्त नहीं है जिससे वो अपनी जीविका चला पाए, संसाधन जुटा पाए, और जिसके कारण उसे मरना भी पड़ता है, भुखमरी का भी शिकार होना पड़ता है। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। लेखक का यह मानना है कि आधुनिकीकरण के कारण, आधुनिकता के कारण, नई औद्योगिकरण के कारण, कल कारखाने खुलने के कारण अब उनके जो खानदानी व्यवसाय थे, जो जातिगत व्यवसाय थे, उनमें भी परिवर्तन आ गया, उनमें भी काम की कमी हो गई है। लेखक कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब कल कारखाने आ गए, मनुष्य की जगह काम मशीनें करने लगी, तो अब आदमियों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अब मनुष्य को अपना व्यवसाय परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा क्या रह जाता है। लेखक कहते हैं, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हैं, उसके व्यवसाय जो उसका जातिगत व्यवसाय था उसमें काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसको दूसरे रोजगार को बदलने की अनुमति ना दी जाए, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर उसको मरना ही पड़ेगा। मरने के अलावा कोई और चारा उसके पास नहीं बचता है अगर वो अपना व्यवसाय नहीं बदल पाता है। तो व्यवसाय बदलने की अनुमति होनी चाहिए, जो कि सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता और उसको अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण का ही काम करेगा, वो कथा भागवत ही करेगा और पूजा पाठ ही करेगा। अगर ब्राह्मण के पेशे में उसको ठीक से रोजगार नहीं मिल रहा है या उसकी जीविका नहीं चल रही है, तो वो दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका समाज उसको मान्यता नहीं देगा। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, गलता लोहा, जिसमें कि वो जो ब्राह्मण था उसको लोहे का लोहारा काम अच्छी तरह करना आता था, परंतु अपनी जाति के अनुसार वो उस काम को नहीं कर सकता था, वो चोरी छुपे उस काम को कर रहा था। तो अगर वो चाहता मोहन, तो वो उस काम को करके वो अच्छा प्रतिष्ठित बन सकता था, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था, परंतु उसके समाज ने उसको ऐसी अनुमति नहीं दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बहुत दोष हैं जाति प्रथा में। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य जो चाहे उस हिसाब से वो काम नहीं कर सकता, उसको मजबूरन अपनी जाति का ही काम करना पड़ता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान अथवा
महत्व नहीं रखा जाता है। पूर्व लेख जैसा कि पहले कहा जा चुका है ही इसका आधार है कि वो जिस जाति का है उसी का उसको काम करना होगा। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। लेखक कहते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर सभी व्यक्तियों को ये छूट दे दी जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का है वो कोई भी काम कर सकता है जिसमें उसको निपुणता हासिल है, तो वो व्यक्ति पूरी रुचि के साथ काम करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि वो जाति का बंधन बांध दिया गया है और जिसके कारण व्यक्ति जो है मजबूरी में उस काम को करता है और अरुचि के साथ काम करता है, उसमें कोई उसकी रुचि नहीं होती है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त करके टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते ही है। लेखक कहते हैं जिस काम में व्यक्ति की रुचि नहीं होती, जो काम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थोपा जाता है, उस काम को व्यक्ति टालता है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और उस काम को बिना मन के वो करता है और उसकी जितना काम होना चाहिए उतना काम होता भी नहीं है और उसकी जीविका ठीक से नहीं चल पाती क्योंकि व्यक्ति का उसमें पूरी तरीके से रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेखक का ये मानना है कि जब व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार काम नहीं दिया गया, उसकी जाति के हिसाब से काम उसे ज़बरदस्ती उससे करवाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ना दिल लगता है, ना उसका दिमाग काम करता है और ना ही उसमें वो कार्य कुशलता को प्राप्त करता है। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। लेखक ये कहते हैं कि आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए जाति प्रथा जो है बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। लेखक का ये मानना है कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो उसकी रुचि है, जिसमें वो काम करना चाहता है, जिसमें उसकी आत्मशक्ति लगती है, और जाति प्रथा के हिसाब से उसको काम देकर व्यक्ति की जो उसकी जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, जो काम करने की उसकी भावना है, उन सबको दबा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। इसलिए जाति प्रथा के हिसाब से अगर हम काम कराते हैं तो उस काम में सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति बस उस काम को करता ही है, बोझ समझ के करता है, उसको अपने मन से अपना नहीं पाता। तो लेखक का ये मानना है कि अगर हमें किसी व्यक्ति की उसकी पूरी क्षमता को, पूरी योग्यता को लेना है, अगर उसे सफल बनाना है, तो हमें जाति प्रथा के हिसाब से काम ना देकर उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से काम देना चाहिए। तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है।